गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका। मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी तथा राष्ट्रीय आंदोलन, या बल्कि यूं कहें कि राष्ट्रीय आंदोलन का गांधीवादी युग। तो इसमें अब तक हम पिछले 2 लेक्चर्स में हमने बात की असहयोग आंदोलन तक। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है 2 आंदोलनों के बीच राष्ट्रीय आंदोलन। अभिप्राय यह है कि जैसा आपको मालूम है, चोरी चोरा घटना के बाद गांधी जी ने तत्काल ये निर्णय लिया कि असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए। और बहुत सारे लोग उनसे नाराज हुए इस बात पर कि जब देश में आंदोलन इतना प्रभावी ढंग से चल रहा था और ब्रिटिश सरकार दबाव में आ रही थी, ऐसे समय में आंदोलन को स्थगित नहीं करना चाहिए था। और ये इसको एक ऐतिहासिक भूल करार दिया गया महात्मा गांधी के लिए। बहरहाल 5 फरवरी 1922 की चोरी चोरा घटना, कहीं कहीं 4 फरवरी मिलता है, असल में जो वहाँ पर गोरखपुर में ये जगह है, उत्तर प्रदेश में चोरी चोरा जगह है जहाँ एक थाना जला दिया गया था उग्र भीड़ द्वारा। तो कहीं कहीं ये 4 फरवरी भी लिखा मिलता है, लेकिन ज़्यादातर किताबों में 5 फरवरी है, तो आप लोग भी 5 ही फरवरी याद रखें। और अगर कहीं पर पृष्ठ में 5 फरवरी ऑप्शन नहीं होता, 4 ही फरवरी होता है, 4 फरवरी भी सही है। तो खैर, ये घटना घटित हुई और असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद 1930 में फिर एक नया आंदोलन गांधी ने शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आज हम इन 2 आंदोलनों के बीच की अवधि को समझने की कोशिश करेंगे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त किया उसकी बात हम कर चुके हैं। चोरी चोरा घटना के कारण जो हिंसा हो रही थी, तो गांधी ने कहा कि मैं अहिंसक आंदोलन चाहता हूँ, और ये मेरी एक भूल थी कि मैं शायद जनता को उस अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं कर पाया, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। वैसे ये भी कहा जाता है कि कोई भी आंदोलन जब शुरू होता है तो वो लगातार नहीं चल सकता। संघर्ष, विराम और संघर्ष की रणनीति होती है। संघर्ष करिए, थोड़ा विराम लीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए और फिर वापस संघर्ष में जुट जाइए। युद्ध में बलिदान देने से सिर्फ मरने से बेहतर है कि थोड़ा सा अगर रुक करके आप शक्ति अर्जित कर सकते हैं तो रुक करके फिर मुकाबला कीजिए सामने वाले का। तो यही रणनीति गांधी की भी रही कि उन्होंने थोड़ा सा विराम लिया, जनता को फिर संघर्ष के लिए तैयार किया और फिर एक आंदोलन शुरू किया। इस बीच की घटनाओं की बात आज हम करेंगे, संक्षेप में चर्चा करेंगे। 2-2, 3-3 मिनट में एक एक घटना की चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्वराज पार्टी की गतिविधियों की बात करते हैं। देखिए, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उससे पहले से 1919 के अधिनियम के तहत चुनाव होने थे 1920 में, और कांग्रेस बटी हुई थी इस मुद्दे पर कि क्या इन चुनावों में भाग लिया जाना चाहिए या नहीं चाहिए। हमने अभी पढ़ा नहीं है 1919 का अधिनियम, हमें पढ़ना है, लेकिन संक्षेप में मैं यहाँ बता दूँ आपको कि 1919 के अधिनियम के द्वारा, जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1919, प्रांतों में दोहरे शासन की स्थापना की गई थी। द्वैध शासन, डायरकी की स्थापना की गई थी, यानी प्रांतों को कुछ सीमा तक उत्तरदायी शासन दिया गया था। और इस अधिनियम के तहत 1920 में चुनाव हुए, जिसका कांग्रेस ने बाइकआउट किया था। लेकिन जब 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया, तो जो इस चुनावों में भाग लेने के पक्षधर नेता थे, जैसे पंडित मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास जो है,
इनका नाम खासकर इसमें लिया जाता है। ये दो बड़े नेता थे जो इन चुनावों में भाग लेने के इच्छुक थे। गांधी जी ने उनको कुछ समय के लिए मना लिया था असहयोग आंदोलन के दौरान, लेकिन जैसे ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो फिर खत्म हुआ तो उन्होंने फिर उस दिशा में कदम बढ़ाए। कांग्रेस ने नवंबर 1923 में दिल्ली अधिवेशन में नवंबर 1923 के नवंबर 1922 के दिल्ली अधिवेशन में इन नेताओं की मांग को ठुकरा दिया। यानी गांधी जी की बात मानी गई कि भाग नहीं लेना चाहिए चुनाव में। कांग्रेस दो भागों में बटी हुई थी, चेंजर्स एंड नो चेंजर्स। गांधी जी के जो समर्थक थे वो नो चेंजर्स कहलाए कि हमारी रणनीति में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, हम इन चुनावों में भाग नहीं लेंगे। और मोतीलाल नेहरू और जो CR दास के जो समर्थक थे वो चेंजर्स कहलाए, उनका भाई भाग लेना चाहिए हमें। तो चेंजर्स पराजित हुए इसमें दिसंबर 1922 के दिल्ली अधिवेशन में। लेकिन कुछ समय बाद तो फिर क्या हुआ कि ये लोग जो है इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, एक स्वराज्य पार्टी के नाम से, और इन्होंने चुनाव में जाने का फैसला किया। थोड़े समय बाद गांधी जी के समर्थकों में और इनके बीच समझौता हो गया और इनको इजाज़त मिल गई कि ठीक है आप चुनाव लड़िए, कोई दिक्कत नहीं। 1923 में जब चुनाव हुए, नवंबर 1923 में, प्रांतीय विधानमंडलों और केंद्रीय विधानमंडल दोनों चुनाव एक साथ हुए, तो उसमें इन्होंने भाग लिया और स्वराज पार्टी ने काफ़ी सफलता अर्जित की उस चुनाव में। खासकर सेंट्रल प्रोविंस में, जो आज का मध्य प्रदेश है, उस समय उसको सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था, और बंगाल में बड़ी सफलता अर्जित की इन्होंने, बहुमत इनको हासिल हुआ। और केंद्रीय विधानमंडल में भी इन्होंने 105 में से 47 सीटें जीती थी। तो इस प्रकार से ये सफल हुए। लेकिन कुछ समय बाद इनके बीच मतभेद हो गया, स्वराज पार्टी के लोगों के अंदर भी मतभेद थे। इनकी रणनीति ये थी कि हम स्वराज विधानमंडलों में जाकर के विधानमंडलों को अवरुद्ध करें, इस एक्ट के क्रियान्वयन को अवरुद्ध करें। कुछ हद तक ये सफल भी रहे इसमें। खासकर इन्होंने एक बड़ा काम किया कि इन्होंने मंत्रियों की सैलरीज का जो बिल था उसको पास नहीं होने दिया मध्य प्रदेश में, सेंट्रल प्रोविंस में रादर, और बंगाल में, और परिणाम स्वरूप वहाँ के मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ा। फिर आगे चल करके इनमें कुछ फूट हो गई, CR दास की मृत्यु हो गई 1925 में, और फिर स्वराज्य पार्टी जो है की भूमिका लगभग राष्ट्रीय आंदोलन में समाप्त हो गई। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना थी दो आंदोलनों के बीच में। दूसरी जो महत्वपूर्ण गतिविधि इस दौरान की रही वो थी गांधी जी द्वारा रचनात्मक कार्यक्रम का संचालन ग्रामीण भारत में। गांधी जी ने ग्रामीण भारत में समाज सुधार के लिए और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए एक रचनात्मक कार्यक्रम चलाया, जिसमें उन्होंने कई सारी चीज़ों को शामिल किया। जैसे एक तो शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा की बात थी, जो असहयोग आंदोलन का ही पार्ट था, वहाँ से शुरू हुआ था, उसको आगे बढ़ाना। दूसरा अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता के खिलाफ मुहिम चलाई उन्होंने। महिलाओं के अधिकारों की बात की, महिलाओं की मुक्ति, महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में लाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। इसके अलावा उन्होंने खादी पर जोर दिया, गांव-गांव में चरखा चलाने पर बल दिया, ताकि लोगों को आर्थिक संबल भी मिले और उनमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना, आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न हो। मद्य निषेध के लिए आंदोलन चलाया। तो इस प्रकार से उन्होंने ग्रामीण भारत में जनता को जागरूक करने का काम किया और समाज सुधार की दिशा में काम किया। इसका लाभ देखें, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया हो ऐसा तो नहीं था। अनटचेबिलिटी समाप्त हो गई हो ऐसा भी नहीं हुआ, महिलाएं पूरी तरह से आज़ाद हो गई हों ऐसा भी नहीं हुआ। लेकिन इन मुद्दों पर ग्रामीण भारत में मंथन प्रारंभ हो गया और जो दलित लोग कांग्रेस से दूर हो रहे थे वो वापस कांग्रेस से जुड़ गए। तो ये एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस का एक गांव-गांव में काडर
तैयार हुआ इस आंदोलन, इस रचनात्मक कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप, जिसका लाभ 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखने को मिला। तो इस प्रकार से गांधी जी ने इस बीच के जो अवकाश काल कह सकते हैं मैं आंदोलन की दृष्टि से, इस अवकाश काल का बहुत ही सकारात्मक उपयोग किया कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए और भारतीय जनता को जागरूक करने के लिए, आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए और उनके अंदर जो सामाजिक अलगाव था उस अलगाव को दूर करने की दिशा में भी उन्होंने कार्य किया। तीसरी चीज थी साइमन कमीशन। तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना इस अवधि की रही वो था साइमन कमीशन का भारत आगमन। साइमन कमीशन क्या था, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1919 का भारत शासन अधिनियम लागू हुआ था, चल रहा था। उसके अंतर्गत हमने, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया कि 1923 के चुनाव में कांग्रेस ने भी भाग लिया था, 1920 के चुनाव हुए थे। इस प्रकार से ये प्रक्रिया जारी थी, यानी उसका क्रियान्वयन हो रहा था। उसके में अधिनियम में प्रावधान था कि 10 साल बाद इसका मूल्यांकन किया जाएगा, इसके कार्यकरण का। लेकिन कुछ सरकार ने जो है ये काम जल्दी कर दिया। नवंबर 1927 में एक आयोग की नियुक्ति हुई जिसका नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसको पॉपुलरली हम लोग साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे और बाकी 6 लोग जो थे सारे वो अंग्रेज लोग थे, इसमें गोरे लोग थे सब। भारतीयों को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। इस आयोग का काम क्या था, भारत शासन अधिनियम 1919 के कार्यकरण की जांच करना और ये पता लगाना कि क्या इसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता है, क्या जो प्रक्रिया हमने शुरू की थी उत्तरदायी शासन दिए जाने की, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, उसे कम करने की आवश्यकता है या कुछ और करने की ज़रूरत है। तो इस उद्देश्य के साथ साइमन कमीशन भारत पहुंचता है फरवरी 1928 में। भारत में इसका विरोध हुआ क्योंकि भाई भारत के लोगों की राय तो आप जानना ही नहीं चाहते। भारतीय लोग क्या चाहते हैं, भारतीय लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, ये आप ब्रिटिश सरकार नहीं जानना चाह रही थी एक तरह से, क्योंकि सारे लोग गोरे लोगों को इसमें रखा था। तो इसके खिलाफ आंदोलन का निश्चय किया गया। जब साइमन कमीशन बॉम्बे में आया फरवरी 1928 में, तो उसके खिलाफ ज़बरदस्त हड़ताल का आयोजन किया गया, काले झंडे दिखाए गए और साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओगे नारे लगाए गए। और ये केवल बॉम्बे में नहीं हुआ, अन्यत्र भी इस तरह के धरना प्रदर्शन हड़तालें आयोजित की गई। लाहौर में लाला लाजपत राय थे, वो नेतृत्व कर रहे थे उस आंदोलन का, उस हड़ताल का, उस जुलूस का, जिस पर पुलिस ने लाठियां बरसाई और लाला लाजपत राय जो है घायल हुए, फिर उनकी मृत्यु हो गई, शहीद हुए वो एक तरह से। तो इसी तरह से लखनऊ में भी गोविंद वल्लभ पंत को जो है लाठियां लगी और बहुत सारे नेता, जो बड़े नेताओं का नाम बता रहा हूँ, लाठियां तो बहुत उन्होंने खाई, लेकिन जो बड़े नेता थे उनकी बात हम करते हैं। ये देश भर में यानी साइमन कमीशन का विरोध हुआ, लेकिन साइमन कमीशन अपना काम करता रहा और उन्होंने इस अधिनियम के संबंध में मई 1930 में अपनी रिपोर्ट का प्रकाशन किया। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी। इसी के साथ में इस साइमन कमीशन का एक प्रभाव और पड़ा कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन फिर से तेज हो गया। आपको याद है भगत सिंह ने जो है इसी दौरान सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था और जिसके बाद उन्हें फांसी की सज़ा हुई थी। तो ये इस प्रकार से जो है भारत में इस एक परिणाम ये भी निकला इस आंदोलन, इस साइमन कमीशन के आगमन का, कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना फिर एक बार पनप गई और हर तरीके से, जिसके पास जो तरीका था, जिसको जो ठीक लगता था, उस तरीके से लोगों ने स्वराज्य की दिशा में कार्य करना आरंभ कर दिया।
नेक्स्ट जो घटना थी या जो महत्वपूर्ण घटना इस दौरान की थी वो थी नेहरू रिपोर्ट 1928। नेक्स्ट है साहब आपका नेहरू रिपोर्ट, और उससे अगला है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की घोषणा या मांग। ये दोनों को एक साथ ले लेते हैं हम, चौथे और पांचवें बिंदु को। देखिए क्या होता है, जब साइमन कमीशन भारत आता है तो उसका विरोध होता है, भारतीय उसका विरोध करते हैं। भारतीयों को ये लगता है कि भारत का भविष्य क्या हो इसको तय करने में भारतीयों की भूमिका होनी चाहिए। और साइमन कमीशन के रूप में जो प्रतिनिधिमंडल भारत आया है, जो कमीशन भारत आया जांच करने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए, भारत का भविष्य तय करने के लिए, उसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। तो भारतीयों को ये लगा कि भाई हमें इस लायक नहीं समझा जा रहा है कि हम अपना भविष्य खुद तय कर सकें। तो इसी कारण जो है उस समय जो दल थे उनके मध्य एक विचार विमर्श करके एक समिति बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू, जो उस समय के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस उनकी बहुत बढ़िया चलती थी, स्वराज पार्टी में भी सक्रिय रहे थे, उन्हें इसकी अध्यक्षता दी गई। और इन्होंने जो है, इन्हें ये काम दिया गया कि आप भारत के लिए एक ऐसा भविष्य में जो जिसको इम्प्लीमेंट कर सकें, संविधान तैयार करिए, फॉर्मूला तैयार करिए जो लगभग सभी पक्षों को स्वीकार्य हो। ये काम इनको दिया गया। इन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी रिपोर्ट तैयार की, जिसे कांग्रेस ने अपने दिसंबर 1928 का कलकत्ता अधिवेशन था उसमें उसको रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और ये कहा कि सरकार 1 साल में इसको इम्प्लीमेंट करे, लागू करे, और अगर नहीं करती है तो हम फिर जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा करेंगे। तो ये नेहरू रिपोर्ट जो है एक बड़ी घटना थी इस 2 आंदोलनों के बीच के काल की। और जिना कुछ मुद्दों पर इनसे असहमत थे तो उन्होंने अपने 14 सूत्रीय मांग पत्र अलग से इसके साथ ऐड किया, उन्होंने रखा अपना, उन्होंने अपनी अलग कुछ मांगे इसमें रखी गई। तो इस प्रकार से ये नेहरू रिपोर्ट का मामला रहा। और नेहरू रिपोर्ट से ही जुड़ा हुआ है पूर्ण स्वराज्य का मामला। देखिए, दिसंबर 1928 में कांग्रेस ने कहा कि 1 साल का टाइम सरकार को दिया। वो 1 साल में सरकार ने जब कुछ नहीं किया तो दिसंबर 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है कांग्रेस का, सालाना अधिवेशन होते थे। तो उस सालाना अधिवेशन में कांग्रेस ने यह तय किया, स्वराज्य की घोषणा कर दी 31 दिसंबर 1929 को, और अपना स्वराज्य को, अपना पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया इन्होंने। और ये तय किया कि 26 जनवरी 1930 को देश भर में जो है हम स्वराज्य दिवस मनाएंगे, और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को ये मनाया जाएगा। ये निर्णय हुआ यहाँ पर लाहौर अधिवेशन में। और ये एक बड़ी घोषणा थी, बड़ी घटना थी, जिसने भारतीयों को राष्ट्रीयता की भावना को जो है से भारतीयों के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना थी उसको उद्वेलित किया, फिर से जागृत किया। और इसी को आगे बढ़ाते हुए फिर महात्मा गांधी ने मार्च 1930 में जो है अपना प्रसिद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जो कि हमारे डिस्कशन का अगला टॉपिक होगा। तो ये 2 आंदोलनों यानी असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट NCM, और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट CDM के बीच का जो काल था उसमें ये महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद है आप इन सब बातों को समझ पाए होंगे। फिर भी कोई कठिनाई हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको ये बताया ताकि एक आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे क्या क्या हुआ, क्या बीच के 5-7 साल बिल्कुल खाली रहे या कुछ हुआ इनमें भी। ये सिर्फ आपको एक जानकारी देने के लिए मैंने इन घटनाओं का जिक्र किया। धन्यवाद।